So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with the solutions of JEE Advanced previous year papers, and today I am taking 2017 paper, and that is paper number 2. Initially we have done paper 1 of 2017 in this channel only. तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है और हम अप टू पूरा 2023 तक हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से इलैबोरेटेड तरीके से आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में गलतियां भी होती हैं तो उन पे भी बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो एक और चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आपने ChemIIT ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस ऐप को अभी इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कंप्लीट कोर्सेज ऑन केमिस्ट्री, कंप्लीट कोर्सेज आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे फॉर 2024 एज वेल एज 2025 स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली 2025 स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री दिसंबर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में। ठीक है, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए प्री रिक्विजिट हमारे ही चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपके पास कुछ प्लेलिस्ट्स फ्री में अवेलेबल हैं, लाइक कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड आइडियल गैसेस। आपको इतना पोर्शन यूट्यूब पर करना है, एंड फ्रॉम रियल गैसेस वी विल स्टार्ट अवर and from real gases we will start our live classes. Okay, from real gases we will start our live classes. Fresh lectures will be there and recordings will also be available for the students who cannot attend live classes due to any reasons. साथ ही साथ बेटा आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूरे लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप में जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है, अप्रोच है, वो डेवलप होती है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे अच्छे तरीके से तभी डेवलप हो पाएगा जब आप किसी सामने को देखेंगे, किसी को सॉल्व करते हुए, कैसे अप्रोच किया जा रहा है क्वेश्चन को, क्या अप्रोच नहीं करना चाहिए, ऐसे अप्रोच करने में क्या गलत है, इस तरीके से जाएं तो कंसेप्चुअली क्या गलत हो रहा है, ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये जस्ट सॉल्यूशन देखकर, सॉल्यूशन मैनुअल देखकर ये बातें नहीं समझ में आती हैं। सो फॉर दैट रीज़न मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी कोर्सेज के साथ में ही इंक्लूड करके रखता हूँ, और अभी एग्ज़ाम्स के समय हम इस पे काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में लेक्चर्स लेकर आएंगे, जिससे बहुत फ़ायदा होगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 2024 एंड 2025 एज वेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये है 2017 का पहला क्वेश्चन पेपर 2 का, लिक्विड सॉल्यूशन से नज़र आ रहा है। ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नज़र आ रहा है। सो प्योर वाटर फ्रीजेज एट दिस 1 बार पे, और उसमें इथेनॉल डाल दिया गया है इतना, एंड चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड यूज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये बताना है अपने को कि कौन सा ग्राफ सही है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो टॉपिक है ना बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज नॉट एन ईजी टॉपिक। ठीक है, ये ईजी टॉपिक नहीं है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितने आसानी से आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है आप डेफिनेशन याद कर लो तो आपको लगे कि हाँ समझ आ गया है, बट ढंग से जब तक नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी मैं पूरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाने वाला नहीं हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बट आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय ChemIIT विशाल सिंह, तो आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, जहाँ मैंने 20-25 मिनट में आपको ढंग से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट समझाया है कि ये है क्या एक्चुअली, कॉन्सेप्चुअली ये है क्या। तो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो वीडियो पिन कर दूंगा मैं इसमें, आप देख लेना एक बार। तो इसमें बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस हैं, और अगर आप ऐसी औने पौने किताबों को पढ़ते हैं
तो उसमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन नहीं होती हैं। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको एक ऐसा कर्व देखने को मिलता है और बोल दिया जाता है कि ये जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट मान के डेफिनेशन बना दिया जाता है कि इट इज दैट पॉइंट जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, बिकॉज ये एक्चुअली में क्या है पता है, ये एक्चुअली में फेज डायग्राम का पार्ट है और इधर सॉलिड है, इधर लिक्विड है, इधर गैस है। तो ये वाली जो लाइन है ये सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया को डिनोट कर रही है, मतलब ये सॉलिड का वेपर प्रेशर बता रही है, और ये वाली जो लाइन है ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये लाइन लिक्विड का वेपर प्रेशर बता रही है। और डेफिनेशन कैसे बनाया गया है, डेफिनेशन ऐसे बनाया गया है कि इट इज दैट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। यही बनाया गया ना। हाँ, तो बाय डेफिनेशन आपको बता दिया गया तो आपको अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ यार सही तो है डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब ये पता नहीं क्यों ऐसा डेफिनेशन चलता है। मैं बिल्कुल ओपनली ऑन कैमरा बोल सकता हूँ कि ये डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअली तो सही नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली में ट्रिपल पॉइंट है पानी का। दिस इज एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और होता क्या है कि यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट आएगा जब आपका ये 1 atm या 1 बार आप लेंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट TF डिग्री एक्चुअल में। बट ट्रिपल पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत कम है, बहुत कम है। 0.15 या 0.05 केल्विन का कुछ डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा, बहुत कम डिफरेंस है। तो ये मान लिया जाता है फॉर सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस कि चलो इसी को हम क्या मान लें, अप्रोक्सीमेटली इसी को फ्रीजिंग पॉइंट मान लें, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट मान लें और आगे काम कर लिया जाए, ऐसे मान लिया जाता है, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट मान लिया। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन गलत नहीं है, दिस इज वैलिड अप्रोक्सीमेशन, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी चीजें भी इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलता है, अप्रोक्सीमेशन गलत नहीं है। बट अप्रोक्सीमेशन लेकर फिर डेफिनेशन बनाया जाए तो वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि यार डेफिनेशन आप अप्रोक्सीमेशन करने के बाद कैसे बना सकते हो, है ना, वो बात थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, और डिटेल आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, वहां लेक्चर में अवेलेबल है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक और सीधे सीधे गलतियां नजर आ रही है क्वेश्चन में, एक और सीधी सी गलती नजर आ रही है, वो ये है कि यहां इथेनॉल डाला गया है। और जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आप यहां पर क्या डालते हैं, आप डालते हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आप डालते हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसके डालने से इसका जो वेपर प्रेशर है ना, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। तो फिर ऐसा ग्राफ आता है और फिर इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हो सॉल्यूशन की, इसको आप फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हो सॉल्यूशन की। ये लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाएगा बिकॉज आपने क्या डाला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। बट यहां तो वोलेटाइल चीज डाल रहे हो आप, यहां तो वोलेटाइल चीज डाल रहे हो। इथेनॉल तो वोलेटाइल है और पानी से ज्यादा वोलेटाइल है। इथेनॉल की अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखो तो कुछ 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, तो इट इज इवन मोर वोलेटाइल देन वाटर। देन हाउ कैन इट डिक्रीज द वेपर प्रेशर, पानी का वेपर प्रेशर ये कम कैसे करेगा, ये बात समझ नहीं आती है ना। पानी का वेपर प्रेशर कम कैसे कर रहा है ये, तो ये इथेनॉल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो नॉर्मली है नहीं अगर आप देखो। बट यहां जो ऑप्शंस हैं, अब जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से देखो, ठीक है, आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ध्यान से देखना, इस पे कुछ बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो करेंगे क्या हम क्या करें, ठीक है। तो देखो क्या करो, यहां पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है, दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ये तो भाई लॉ ही वायलेट हो गया, तो ये हो नहीं सकता। सिमिलरली यहां भी वही हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है, हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया, पहली गलत हो गया। और यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर भी वही बात है,
यहां भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ टेक्निकली ये दोनों सही है, बट ये इथेनॉल डाल देने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती है। तो यहां आपको मान लेना है कि ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट इथेनॉल इज नॉन वोलेटाइल। ऑल्दो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, यहां इथेनॉल को नॉन वोलेटाइल हम मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन सी इस तरह से, और फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट इथेनॉल इज नॉन वोलेटाइल एंड नाउ द क्वेश्चन इज अ फ्लैट बोर्ड लेवल क्वेश्चन। इट इज अ फ्लैट बोर्ड लेवल क्वेश्चन नाउ, बिकॉज आपको कुछ नहीं, डेल्टा TF निकालना है और फिर बताना है कि 3 केल्विन का डिक्रीज आ रहा है या फिर 2 केल्विन का डिक्रीज आ रहा है। तो चलो फॉर्मेलिटी थोड़ा कर देते हैं, तो फॉर्मेलिटी कर देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा, ज्यादा जगह तो लगेगा नहीं इसमें। तो डेल्टा TF चाहिए मुझे। सो डेल्टा TF इज एक्चुअली KF, कितना दिया हुआ है, डिप्रेशन कांस्टेंट 2 इनटू मोलैलिटी। सो ये इथेनॉल के मोल्स हैं, सॉरी ग्राम है 34.5 एंड मोलर वेट है 46। आई विल यूज कैलकुलेटर फॉर श्योर। ठीक है, सो दिस इज 34.5 divided by 46, so this is 0.75 moles, 0.75 moles upon mass of solvent, that is half kg, that is half kg। तो ये आपकी मोलालिटी आ गई। so this is 2 into 1.5 which is 3 Kelvin। डन, इतना ही बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों आया है, बट ठीक है आया है, तो क्या करोगे। सो ये इतना ही बड़ा क्वेश्चन था, एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। 3 केल्विन इज योर आंसर। सो 3 केल्विन का डिप्रेशन हो रहा है एंड दिस शुड बी द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, इट्स ऑप्शन सी। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। चलिए लेट्स सी ये क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सो फॉर द फॉलोइंग सेल, एक नॉर्मल सा सेल दिया हुआ है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें पूछने को है, बट IIT JEE ने निराश किया है, नहीं पूछा है बहुत अच्छी बातें आज तक। देखिए एक फ्लैट सा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड दे दिया है और उसी पे कुछ सवाल है। सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर डेल्टा G इज, ठीक है, सो यू नो दैट डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G डिग्री प्लस RT ln Q प्लस RT ln Q एंड आप इस ln को हटा के log बेस 10 कर देंगे। सो दिस विल बी 2.303 RT log बेस 10 Q। तो आपको रिएक्शन पता है, जिंक से Zn2 प्लस और कॉपर प्लस 2 से कॉपर। सो जिंक से Zn2 प्लस, सो Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको चाहिए इक्वेशन एंड E डिग्री इज गिवन 1.1 वोल्ट। So delta G degree is actually what? Minus NF E degree cell, and N for the cell reaction is simply 2, दो electrons involved है। So minus NF E degree cell will be minus 2F into 1.1, that is minus 2.2F आ गया। तो यहां पर हम लिखते हैं minus 2.2F प्लस 2.303 RT log base 10 and बोला गया है concentration of zinc is 10 times that of copper, so this will be 10 times of copper, this will be log 10, log 10 is simply 1, so the correct answer is 2.303 RT minus 2.2F,
-2.2f। ओके, सो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो देख सकते हो आप, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने मेंस लेवल की भी पढ़ाई करी है और जाकर आप एडवांस के एग्जाम में बैठे हो क्वालिफाई करके, तो आप ये बहुत इजीली बना सकते हो। ऐसे दो क्वेश्चंस थे ये। नाउ लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आप देखिएगा थोड़ा सा आपको अलग लगेगा वो एक्सप्लेनेशन, मजा आएगा सुन के। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्या बोला गया है, तो गिव्स फ्री एनर्जी, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स में भी लिया था। सिमिलर क्वेश्चन था, मिलता जुलता था, डेटा वगैरह अलग रहा होगा बस। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो इट सेज दैट द standard state gives free energy of graphite and this, ये standard enthalpy of formation दिया हुआ है दोनों का। एंड द स्टैंडर्ड स्टेट को फिर डिफाइन किया है, इट should be 1 bar, pressure should be 1 bar and substance should be pure at a given temperature. Okay, the conversion of graphite to diamond reduces its volume by this much. If graphite is converted isothermally at this much temperature, the pressure at which graphite is in dynamic equilibrium with diamond is, और ये फिर यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सिनारियो समझाता हूँ, स्पेस लगेगा इसको करने में। तो ये बोला जा रहा है कि ग्रेफाइट इज बीइंग कन्वर्टेड टू डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट इज बीइंग कन्वर्टेड टू डायमंड। बड़े ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। और एक स्टैंडर्ड स्टेट को डिफाइन किया है और आपसे पूछ रहा है कि जब कन्वर्ट किया गया ना ग्रेफाइट को डायमंड में, तो उससे वॉल्यूम में इतने का डिक्रीज आया है, मतलब ये डेल्टा वी जैसा कुछ दिया हुआ है। ओके, वॉल्यूम में इतना चेंज आया है। एंड इक्विलिब्रियम पर पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पर क्या प्रेशर होगा, मतलब ये जो कार्बन और ग्रेफाइट और ये जो डायमंड है, जब ये इक्विलिब्रियम पर आएगी, ये कन्वर्जन जो है इंटर कन्वर्जन, जब ये इक्विलिब्रियम पर आएगी तो पूछा जा रहा है कि क्या प्रेशर होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रेशर होगा। तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आपने गिब्स फ्री एनर्जी के अगर मेरे लेक्चर्स किए हैं तो वहां पर मैंने एक बात पढ़ाई थी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी। पढ़े अपन, वी डी पी, डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी, एंड दिस वॉज एप्लीकेबल फॉर नॉट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, नॉट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, रिमेंबर, नॉट फॉर अ केमिकल रिएक्शन बट फॉर अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के लिए वी कैन से डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी। और सिंस हम आइसोथर्मली कर रहे हैं तो ये सही है। ठीक है, VDP माइनस SDT होता है, बट फिर वो SDT अपन आइसोथर्मली कर रहे हैं, तो डेल्टा G इज इक्वल टू VDP, ये कंडीशन है। और यहां पर बात हो रही है, जो कन्वर्जन हो रहा है वो आइसोथर्मली हो रहा है, आइसोथर्मली हो रहा है। ठीक है, सो VDP आप यूज कर सकते हैं फॉर एनी सब्सटेंस, रिएक्शन के लिए नहीं, किसी सब्सटेंस के लिए। अब डेल्टा G मतलब बेटा होता है G2 माइनस G1 इज इक्वल टू V P2 माइनस P1। तो आप ऐसा समझिए, G2 मतलब अब कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, G1 मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो एज पर द क्वेश्चन ये चीज समझ में आता है कि यार एक स्टैंडर्ड स्टेट दिया हुआ है और एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेट दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं इनमें से किसी एक को स्टैंडर्ड स्टेट मान लूं, जैसे G2 माइनस G1। टू मतलब कोई भी रिएक्शन का एक पॉइंट ऑफ टाइम, G1 मतलब कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो G2 को चलो मैं मान लेता हूं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, और G1 को मैं मान लेता हूं स्टैंडर्ड वाली कंडीशन।
ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी जब आप मेरी गिब्स एनर्जी के लास्ट के 2-3 लेक्चर्स जो है वो देखोगे, लास्ट के 2 लेक्चर्स। ओके, सो दिस इज G2 माइनस G1। तो बेटा P2 भी क्या हो गया, P2 हो गया प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और P1 क्या हो गया, प्रेशर स्टैंडर्ड वाला। बट ये किसके लिए लगा रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन के लिए लगा रहे हैं क्या, नहीं, ये फॉर अ सब्सटेंस लगा रहे हैं। मतलब आप इसको ग्रेफाइट के लिए इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो, आप इसको डायमंड के लिए इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो, लेकिन इस रिएक्शन का डेल्टा जी तो G ऑफ डायमंड माइनस G ऑफ ग्रेफाइट होगा। ठीक है, इसका तो G ऑफ डायमंड माइनस G ऑफ ग्रेफाइट होगा, ऐसा होगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर ना मैं लिखता हूं फॉर डायमंड मैं यही सेम चीज लगाता हूं। तो मैं लिखूंगा G2 इक्विलिब्रियम वाला माइनस G1 डिग्री वाला, ये डायमंड की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू VdP। तो V मतलब V ऑफ डायमंड एंड P2 माइनस P1। सो P2 माइनस P1, तो P1 क्या है 1 बार, और P2 क्या है, P2 बेटा आपको फाइंड करना है ना, P2 क्या है, P2 आपको फाइंड करना है प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि 2 को मैंने इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ली है। इसी तरह से फॉर ग्रेफाइट भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ग्रेफाइट के लिए लिखोगे G2 ग्रेफाइट माइनस G1 डिग्री, ये भी ग्रेफाइट, ये डायमंड, एंड दिस इज, ये इक्विलिब्रियम वाला है ना, समझ लीजिएगा। एंड दिस इज V2 अब यहां पर V2 तो नहीं लिखना होगा, VdP है ना, तो V मतलब V ऑफ डायमंड ऐसा लिखें तो ज्यादा अच्छा है, V ऑफ डायमंड, एंड यहां पर V ऑफ ग्रेफाइट ऐसा, P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1, देखो P1 तो अगेन यहां भी 1 ही होगा क्योंकि हम उसको भी स्टैंडर्ड स्टेट वाला मान रहे, तो इंडिपेंडेंटली लगाए। अब क्या करो कि आप इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और दोनों को ना माइनस करो। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या मिलेगा, देखो माइनस करो, या फिर 1 माइनस 2 कर लो। चलो, अगर आप 1 माइनस 2 करते हो देन व्हाट यू आर गेटिंग, लुक यू आर गेटिंग G2 फॉर डायमंड माइनस G2 फॉर ग्रेफाइट, यही मिल रहा है, G2 फॉर डायमंड माइनस G2 फॉर ग्रेफाइट। दिस इज एक्चुअली डेल्टा G ऑफ रिएक्शन, कौन वाले कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पे। क्या समझ आया, क्योंकि डेल्टा G रिएक्शन मतलब G ऑफ डायमंड माइनस G ऑफ ग्रेफाइट, एंड दिस इज G ऑफ डायमंड माइनस G ऑफ ग्रेफाइट। अब क्या करना है, माइनस कर रहे हैं हम ना, हम माइनस कर रहे हैं, सो माइनस दिस माइनस दिस, हम माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो ये मिला आपको डेल्टा G रिएक्शन। एंड नाउ अगर मैं यहां पर लिखा हुआ है माइनस G1 डिग्री ऑफ डायमंड, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस G1 डिग्री ऑफ ग्रेफाइट, कुछ ऐसा मिल रहा है। तो ये एक्चुअली में मैं माइनस को अगर इधर बाहर निकाल दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, यहां पर ऐसा, तो G1 डिग्री ऑफ डायमंड माइनस G1 डिग्री ऑफ ग्रेफाइट, ऐसे ही कुछ हो जाएगा, G1 डिग्री ऑफ डायमंड माइनस G1 डिग्री ऑफ ग्रेफाइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत इजीली समझ आ रहा है, माइनस कर रहा हूं। अगले स्टेप में लिखूंगा, चलो, और यहां पर क्या आएगा बेटा, V डायमंड माइनस V ग्रेफाइट, या V डायमंड माइनस V ग्रेफाइट, and this will be same as P2 minus 1. Yes, now the question is solved. बस ये फॉर्मूला लगाना था, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, दिस इज एक्चुअली डेल्टा G डिग्री ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा G एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, दिस इज डेल्टा G at equilibrium, and we already know that at equilibrium delta G is 0। इसका भी रीजन ग्राफ से बताया हुआ है लेक्चर्स में, याद आया होगा आपको। ठीक है, अब आगे आइए, सो डेल्टा G डिग्री रिएक्शन क्या क्या मिल गया अपने को, माइनस डेल्टा G डिग्री रिएक्शन, कहां तक पहुंचे हम, माइनस डेल्टा G डिग्री रिएक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू VD माइनस VG
वॉल्यूम चेंज है ये, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंटू P2 माइनस P1 ये हुआ। सो माइनस डेल्टा जी डी डिग्री रिएक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, ये फॉर्मेशन ऑफ डायमंड माइनस फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, यही हो जाएगा। सिंपल डेल्टा जी डिग्री फॉर्मेशन से निकाला जा सकता है। सो दिस इज एक्चुअली 2.9 किलो जूल पर मोल। आगे आइए, माइनस 2.9 किलो जूल पर मोल, थोड़ा यूनिट का भी काम है तो देख लीजिएगा आगे। एंड Vd माइनस Vg ये कितना है, दिस इज एक्चुअली रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम बोल रहा है ना, ग्रेफाइट टू डायमंड। तो ग्रेफाइट से जब डायमंड गया तो वॉल्यूम इतनी रिड्यूस हो गई, और यहां पर बोला है डायमंड माइनस ग्रेफाइट, डायमंड माइनस ग्रेफाइट, तो ये नेगेटिव में आ जाएगी ये वैल्यू। क्या वैल्यू है, 2 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 6, यूनिट दिया हुआ है मीटर क्यूब पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल, इंटू P2 माइनस P1, P1 बार में दिया हुआ है। ये माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, एंड नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P2। अब यहां से आप P2 कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड ऑन कैलकुलेटिंग you will get P2 as equal to 14501 बार आ जाएगा आपका ये वैल्यू। आप बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और यूनिट्स का छोटा मोटा खेल है ये, तो आप खेल ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑन कैलकुलेटिंग you'll get, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, P2 as 14501 बार्स। एग्जैक्ट यही नंबर आएगा, कोई अप्रोक्सीमेशन से नहीं, एग्जैक्ट यही नंबर आएगा। ओके तो ये था क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऐसे ही हो जाएगा। सो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो पहला बोल रहा है ये आयरन मेटल विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। देखिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजर होता है, तो हाइड्रोजन निकाल पाना बड़ा मुश्किल है उससे, वो जो हाइड्रोजन है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत 10th के लेवल में भी आपने ये पढ़ा होगा। नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजर, और वो पानी को, सॉरी हाइड्रोजन नहीं निकलता, नॉर्मल एसिड्स के साथ हाइड्रोजन निकलता है, मेटल विथ एसिड्स गिव हाइड्रोजन, बट विथ नाइट्रिक एसिड वी रेयरली गेट हाइड्रोजन गैस। तो आयरन मेटल, और आयरन की तो कुछ और भी बात है, पैसिवेशन भी होता है आयरन में, आयरन तो पैसिवेट भी हो जाता है, आयरन पैसिवेट भी हो जाता है, और पैसिवेशन की वजह से फर्दर रिएक्शन भी नहीं हो पाता। तो आयरन तो पैसिवेट हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन देने का इसमें कोई सवाल ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं आने वाला इसमें। देन कम्स कॉपर मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। कॉपर मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, अगेन वही बात, रिएक्शन तो होता है, कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होता है, NO2 के फ्यूम्स निकलते हैं, साथ ही साथ पानी के वेपर्स निकलेंगे यहाँ पर, ना कि हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आप कॉपर मेटल लेके सोचें कि आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। देन जिंक विथ NaOH, यस इज अ क्लासिकल रिएक्शन, amphoric nature of zinc. So zinc with NaOH, this is also a method used for preparation of hydrogen. That means we get hydrogen in a good yield also. It forms sodium zincate, Na2, ZNO2, and along with that we get hydrogen gas. तो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। एंड गोल्ड विथ NaCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर, नहीं, यहाँ पर जो गोल्ड है वो साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्सीडाइज होके AuCN2 होल ट्वाइस माइनस कॉम्प्लेक्स बनाता है। AuCN2 मेटलर्जी में आप ये पढ़ेंगे, ओके, ये आप मेटलर्जी में पढ़ेंगे। और एयर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि गोल्ड को ऑक्सीडाइज करना है और फिर साइनो कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है लीचिंग प्रोसेस के अंदर, आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए कुछ ऐसा ही प्रोसेस किया जाता है, साइनो प्रोसेस। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलने का कोई भी सवाल नहीं है।
So simple question, correct answer was option number C. ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड इट सेज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम। अरे बाप रे, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, हद हो गई। तो चलिए निकाल लीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑर्डर में बताना है। तो H3PO2 में +1 आएगा, यहाँ +5 आएगी, यहाँ +3 आएगा। और जब आप H4P2O6 की बात करें तो ये एक्चुअली H4P2O6 है कौन सा ऑक्सी एसिड। तो जब आप H3PO3 लिखते हैं, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। और जब आप इसका पायरो बनाते हैं इंटू 2 - वाटर करके, जब इसका पायरो बनाते हो तो क्या बनता है, H4P2O5 यही बनता है जब आप इसका पायरो बनाते हैं। दिस इज पायरोफॉस्फोरस। और पायरोफॉस्फोरस में जब आप एक ऑक्सीजन देते हैं, और पायरोफॉस्फोरस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, जैसे यहां पर तुम्हारा +3 है, तो आपने तो इंटू 2 करके पानी निकाला, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आया नहीं है, ये भी +3 है, ये भी +3 है। फिर आपने इसमें ऑक्सीजन दे दिया तो ये बना H4P2O6, ये बना H4P2O6। अब ऑक्सीजन देने से ऑक्सीडेशन नंबर 2 का बढ़ जाता है, बट यहां पर वो जो 2 का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है वो 2 फॉस्फोरस एटम के लिए है, तो पर फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का बढ़ेगा और वो +4 आएगा। ऑल्दो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो बचपन में पढ़े थे x लेकर, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सो हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +4। तो ऑर्डर बताना था, तो सबसे ज्यादा H3PO4 एंड देन H4P2O6 एंड देन दिस एंड देन दिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। सो 23rd क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ चलो एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी आया, प्रोडक्ट बताना है रिएक्शन में। तो ये क्या है, आसान क्वेश्चन है ये भी। दिस इज सिंपली डाईएजोटाइजेशन। आप रट गया होगा आपको, ये बोर्ड लेवल पे भी आप इतने बार पढ़ लेते हैं कि कोई खास रिएक्शन है नहीं। हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा डाईएजोटाइजेशन का मैकेनिज्म जरूर देख लें एक बार, और इजी मैकेनिज्म है। और इसके मैकेनिज्म के बाद इसके जो रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उनको आप जरूर एक बार गौर कर लें, क्वेश्चंस आते हैं उस पर। ठीक है, बेस्ड। सो दिस इज योर डाईएजोटाइजेशन। तो ये तुम्हारा डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। मैं इधर बना देता हूं, मैं इधर बना लेता हूं, ठीक है, इधर स्पेस है थोड़ा, मैं इधर बना लेता हूं। सो ये यहां पर, चलो यहीं कर लो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा N+N+। एंड नाउ अब आप ध्यान से सुनिए, क्या आपने याद है हमने कपलिंग रिएक्शन पढ़ा था, और कपलिंग रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि फिनॉल की रिंग का कपलिंग हो सकता है, बट फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिंग की जो एक्टिवेटिंग पावर है वो इतनी नहीं है कि कपलिंग कर ले। तो इसलिए पीएच को स्लाइटली 10-11 के आसपास रखना होता था, 10 के आसपास मान लो, 10 के आसपास रफली हम पीएच रखकर उसकी कपलिंग कराया करते थे। तो बस देखो यहां पर आपके पास डाईएजोनियम कैटायन है, ये फिनॉल की रिंग है, और एक्वस NaOH बिल्कुल सीधा स्पष्ट बता दिया गया है कि कुछ और नहीं, यहां कपलिंग होगी। एंड ऑब्वियसली कपलिंग कैसे होता, अब यहां पे पैरा पोजीशन पे कपलिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो ये यहां पर N+N का फॉर्मेशन हो जाएगा। यू वेरी वेल नो हाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्क्स। तो यहां पर ये करा है, ठीक है, फिनॉक्साइड बनाया है, बट फिनॉक्साइड बनाने के बाद भैया कपलिंग भी तो कराइए। फिर आप बोलोगे सर यहां पे कपलिंग हुई है बट फिनॉक्साइड नहीं बनाया है।
अरे मान लेना यार, फिनॉक्साइड बना होगा, कपलिंग हुआ होगा, फिर एक्वस मीडियम है तो उसको मिल गया होगा H+ और H+ मिलके वो फिनॉल में इंटैक्ट हो गया होगा, या बहुत सारा पानी डाल दिया होगा हमने, बहुत सारा पानी डाल के फिर उसको फिनॉल करके निकाले होंगे, ठीक है। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहां तो ये तो एकदम ही एब्रप्ट है, कुछ भी करा हुआ है ना, तो कुछ भी करा हुआ है। यहां पर पहला स्टेप ठीक करा है, बट यहां फिर कपलिंग नहीं कराई है, ये गलती है। यहां पर कपलिंग कराई है लेकिन पैरा पोजीशन पे ना कराकर ऑर्थो पे कराया है, ऐसा नहीं होता। इवन आप जब अल्फा नेफ्थॉल वगैरह में भी पढ़ते हैं तो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये भी ठीक बात नहीं है। सी इज द बेस्ट चॉइस। माइनर प्रोडक्ट आप ये भी बोल सकते हैं, बट सिंगल ऑप्शन करेक्ट करना था तो ठीक है। ओके, देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 1 आई गेस। ओके, और सेक्शन वाइज ही वीडियो बना रहा हूं मैं, तो ये सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। चलो ठीक है, तो अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ, तो अगर आप देखो 1 2 3 4 में से इस फोर्थ को देखिए, एकदम स्पेशली हमने पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी हमारे जीओसी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उन्हीं लेक्चर्स में भी यहां पढ़ा हुआ है। दिस इज ग्वाइनिडिन, दिस इज ग्वाइनिडिन अ सुपर बेस, बिकॉज आपको ये देखना होता है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है या नहीं। काइनेटिक रीजन तो यही है, ठीक है। बाकी थर्मोडायनेमिक रीजन भी आपको पढ़ाए हैं, बट उतना ज्यादा काम नहीं आता थर्मोडायनेमिक रीजन डिसाइड करने में, काइनेटिक रीजन जो है वो इनफ होता है। सो देखिए यहां पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ग्वाइनिडिन में ये इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसकी तरफ, तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से दिस इज अ सुपर बेस, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सो फोर्थ तो सबसे पहले होना ही चाहिए। ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, आप देख लीजिए आपको जो ठीक लगे। अच्छा, देन एक चीज और देखिए, अब यहां पर भी कुछ बुराई नहीं है, यहां बस एक मिथाइल लगा दिया है। ग्वाइनिडिन से अच्छा नहीं है, बट बुरा भी नहीं है, बहुत ज्यादा ही है, बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी N का एक लोन पेयर इस N पे तो चढ़ रहा है, साथ ही साथ ये जो मिथाइल है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका इंडक्टिव, ये सभी रोल प्ले कर रहा है, और इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इस N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। मानता हूं कि दो तरफ से रेजोनेंस होना, और एक तरफ से रेजोनेंस और एक तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन होने में रेजोनेंस वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, बिल्कुल मानता हूं इस बात को, बट ये भी बुरा तो नहीं है। तो फोर्थ के बाद मुझे तो फर्स्ट लगता है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन पूछा है। सेकंड में क्या है, सेकंड में भी देखो आप, अगर सेकंड में भी अगर आप देखो तो लोन पेयर तो जा रहा है, लोन पेयर जा रहा है, बिल्कुल लोन पेयर जा रहा है। उसके बाद लेकिन अब फिर बात वही है, लेकिन ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर है वो यहां पर उतना डोमिनेंट नहीं है, उतने ज्यादा अल्फा एच भी नहीं है। अगर आप देखो तो कितने अल्फा एच नजर आ रहे हैं यहां पर, क्यों देख रहे हैं अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसके बाजू में करेंगे ना, आप एल्कीन के बाजू में करेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर यहां पर नहीं है, क्योंकि वी वांट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू गो ओवर दिस नाइट्रोजन एटम, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये तो लोकलाइज्ड है, ठीक है, मानते हैं। ये वाली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जा रही है, दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जा रही है, बिल्कुल जा रही है। एंड नाउ जैसे यहां पर क्या था, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ ये जो हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, ये डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू में कार्बन है ही नहीं, यहां तो हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई खास सीन है नहीं, इंडक्टिव भी यहां ठीक ठाक लग रहा है, तो मैं तो बोलूंगा कि फोर्थ और फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला जो होगा ना वो बेटर होगा। हाँ, इन दोनों में अगर मुझे बात करनी है, दिस इज इमिडाजोल, दिस इज इमिडाजोल,
तो इन दोनों में अगर मुझे बात करनी है तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर चलो रेजोनेंस से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस n एटम पर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर अच्छा हो भी रहा है, ठीक है, हो रहा है, मान रहे हैं, चलो यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों में कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है। देखो यहां पर हो रहा है, ये देखो, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, हो रहा है। यहां भी n पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप एक चीज और देखिए कि यहां पर sp2 कार्बन एटम्स लग गए, और sp2 कार्बन एटम्स थोड़ा खींचने की टेंडेंसी रखने लगेंगे, पुल करने की टेंडेंसी रखने लगेंगे वो, और पुलिंग टेंडेंसी की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। तो थर्ड सबसे बुरा लग रहा है, थर्ड सबसे बुरा लग रहा है। एंड तो ये सी जो है ना, ये बेस्ट चॉइस है। देखो यहां पर उन्होंने और ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट को सबसे बुरा बोल दिया है, और फर्स्ट कहीं से बहुत बुरा नहीं है यार, ये तो बढ़िया है। ओके, तो बढ़िया है। तो इस तरह से आपको देखना है, और आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द बेस्ट चॉइस। एक बार ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं। यस, दे हैव आल्सो रिपोर्टेड ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर। So this was all about the section 1 of 2017 paper, and soon I'll come up with section 2 of our paper. So keep on following the sessions, keep on attending the live classes that we conduct on our ChemIIT app, and if you are not able to attend the live classes, you must go through the recorded lectures. They will help you enhance your performance in your upcoming JEE Advanced for sure. Okay, thanks for watching, and do share our videos with others.